कब आओगे जी? मन नहीं लग रहा है। आइए तो खाना बनाए आपके साथ। यार शालू कैसी बात कर रही हो? अभी तो ऑफिस आया हूँ, अभी कैसे आ जाऊंगा? कुछ भी बना लो तुम। कैसे बना लूं? शालू के पास आलू नहीं है और कौन जाएगा बाजार अकेले? मैं तो नहीं जा रही। अच्छा चलो आता हूँ। दिलीप ऑफिस से निकलकर शालू को आलू देता है, लेकिन जब वो ऑफिस वापस आता है तो ऑफिस टाइम पर कहाँ गए थे? क्या चल रहा है? देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा काम में कम मन लग रहा है। ऐसा रहा तो जल्दी कोई दूसरी नौकरी देख लेना, समझे? बॉस सॉरी, वो घर पर जरूरी काम था, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो दिलीप, तुम अच्छे काम करते हो इसलिए बोल रहा हूँ, वरना किसी और को तो बोलता भी नहीं। अब जाओ काम करो। शाम को दिलीप घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देख के उसके होश उड़ गए। तकिए जमीन पर, चादर बिखरी हुई, किचन में बर्तन इधर उधर और शालू सोफे पर बैठी सुबक रही थी। शालू, शालू क्या हुआ? अरे कुछ बोलो, कोई आया था क्या? सब ठीक तो है ना? कोई नहीं आया, आप नहीं थे तो मन नहीं लगा बस। मतलब ये सब तुमने किया? रोना धोना, घर उजाड़ना, इसलिए कि मैं ऑफिस गया था? जी, आप नहीं होते तो मुझे बहुत डर लगता है। अकेला इस घर में दिन कटता ही नहीं। एक काम करो, आगे से मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले जाया करो। हे भगवान, शालू होश में हो तुम? ऑफिस कोई पिकनिक स्पॉट है जो साथ ले जाऊं? आज बॉस ने मुझे आधे घंटे के लिए घर आने पर लताड़ दिया और तुम कह रही हो साथ ले जाओ? तो क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता आपकी बिना। देखो शालू सुनो, कॉलोनी में पड़ोसन है, बाहर पार्क है, थोड़ा बाहर निकला करो, किसी से बात करो, कोई सहेली बनाओ। नहीं जाना मुझे कहीं, वो लोग अजनबी है, मुझे डर लगता है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? दिलीप ने माथे पर हाथ रखा और लंबी सांस ली। सच में गंवार बहू ही अच्छी थी। क्या बोला आपने? कुछ नहीं, चाय बनाओ पहले। दिलीप चाय की चुस्की लेते हुए बालकनी में आया और माँ को फोन लगाया। हाँ बेटा, सब ठीक है? माँ एक बात पूछूं, तूने एक गांव की लड़की से शादी क्यों करवाई मेरी? दिल्ली में मेरे लिए कोई नहीं मिल रही थी क्या? अरे क्या हुआ, अब शालू ने कुछ किया क्या? किया नहीं माँ, यही तो दिक्कत है। करती कुछ नहीं, सारा दिन बस मेरे पीछे पीछे। मैं ऑफिस जाता हूँ तो रोती है, अकेले बाजार नहीं जाती, पड़ोसियों से बात नहीं करती, शहर में डरती है, और ऊपर से आज बोल रही थी मुझे भी ऑफिस साथ ले चलो। हे राम, ले चलो ना ऑफिस। हाँ माँ, और आज बॉस ने भी सुना दिया ऊपर से, बीच ऑफिस से आना पड़ा आलू देने। आलू? दिलीप तू आलू देने ऑफिस से निकला था? छोड़ वो, तू बता अब क्या करो इसका। बेटा देख, शालू गांव से आई है, दिल्ली उसके लिए नहीं है, तो उसे थोड़ा वक्त दे और तुम कोशिश कर कि वो बाहर निकले। कॉलोनी में किटी पार्टी होती है, महिलाओं के ग्रुप होते हैं, उसे जोड़ कहीं। एक बार किसी से जान पहचान हो जाएगी तो खुद निकलने लगेगी। माँ तू तो ऐसे बोल रही जैसे बहुत आसान है सब। आसान तो नहीं है बेटा, लेकिन शादी हो गई है तो भागेगा कहाँ? उसे तू ही निकालेगा तो निकलेगी ना, थोड़ी मेहनत कर। फोन रखते हुए दिलीप ने एक नजर शालू को देखा, जो अंदर सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, माँ सही कह रही है, शादी हो गई है, अब रोने से क्या होगा, इसे बाहर निकालना होगा। किटी हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, लेकिन इससे इस घर से बाहर निकालना तो पड़ेगा, वरना मेरी नौकरी भी जाएगी और दिमाग भी। शालू सुनो। जी? कल तैयार है ना, कहीं चलना है? अगले दिन शाम को दिलीप पार्क पहुंचा, बेंच पर बैठा और नजरें दौड़ाने लगा। पास वाली बेंच पर रत्ना, सुमन और कविता बैठी थी। वो मन ही मन सोचने लगा, वो वाली ठीक लगती है, नहीं नहीं थोड़ी कड़क लगती है। वो कौन है वाली? हाँ वो शायद शालू से जम जाए। सुमन देख, वो लड़का 2 नंबर में आया है नया, कल से देख रही हूँ, कैसे एक एक को घूर रहा है। अरे हाँ, नई नई शादी लगती है, और देख कैसे आंखें घुमा रहा है, इधर देखा उधर देखा। क्या मतलब है इसका? भाई शादीशुदा होकर ऐसी हरकत, बेशर्म कहीं का। मेरी तरफ तो 3 बार देख चुका है। अरे तेरी तरफ क्या देखेगा, तो 50 की है। वो तो उस छोरी को घुर रहा था जो पीले सूट में थी। क्या मतलब है तेरा रत्ना? मैं अभी भी ठीक ठाक हूँ। अरे छोड़ो यार, बात यह है कि ये लड़का ढीठ है, एक दिन सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगली बार जब घूरे तो सीधे पूछूंगी, क्या देख रहे हो भाई, कहाँ के हो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? और अगर जवाब न दे तो मैं अपना जूता उतारूंगी। तू जूता मत उतार, तू उतारेगी तो वो भाग जाएगा बदबू से।
उधर दिलीप बेचारा अभी भी पार्क में बैठी औरतों को देख देख कर मन में हिसाब लगा रहा था। वो वाली नहीं, बहुत बोलती लगती है। शालू तो वैसे ही डरपोक है और डर जाएगी। और इधर तीनों ने आपस में ठान लिया था, अगली बार ये पार्क में दिखा तो छोड़ेंगी नहीं। एक हफ्ते में दिलीप की जो हालत हुई वो किसी को भी पागल बना दे। पहले हफ्ते शालू को बुखार आया, दिलीप ऑफिस में था। शालू नीचे मेडिकल है, जाकर बुखार की दवाई ले आओ। जी मैं कैसे जाऊं, मुझे नहीं पता कहाँ है और अकेले जाने में डर लगता है, आप आ जाओ ना। शालू देखो 2 मिनट की दूरी पर है, सीधे नीचे उतरो गली में बाईं तरफ। ना आप आ जाओ, मैं यहीं लेटी हूँ। दिलीप ने माथे पर हाथ मारा और बीच ऑफिस से निकला। बॉस ने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं, बस घूरता रहा। फिर उसी हफ्ते बिजली का बिल आया। जी देखो ना, कोई कागज आया है दरवाजे पर। अरे वो बिजली का बिल है, जाकर भराओ। सोसाइटी ऑफिस बस गेट के पास ही है। मैं अकेले नहीं जी, वहाँ कितने अजनबी लोग होंगे, आप ही भर देना शाम को। शालू बिल की लास्ट डेट कल है। अरे तो कल सुबह भर देना, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ। दिलीप ने लंच में भागकर बिल भरा। अब दिलीप रात को बालकनी में खड़ा सोचने लगा, यार ये तो हद हो गई। दवाई, बिल, राशन, सब्जी सब मुझे ही करना पड़ता है। इससे बाहर निकालना ही होगा, लेकिन कैसे? किसी से दोस्ती करवानी होगी। अगले दिन पार्क में उसने एक भली सी दिखने वाली महिला को देखा। साफ कपड़े, हाथ में थैला, शांत चेहरा। दिलीप ने हिम्मत की। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। महिला रुकी। दिलीप आगे बढ़ा। वो दरअसल मेरी पत्नी है ना, वो घर से नहीं निकलती, तो मैं सोच रहा था कि आप। महिला ने एक पल दिलीप को ऊपर से नीचे देखा और जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे रोक रहा है। 2 मिनट में भीड़ लग गई। किसी ने कॉलर पकड़ा, किसी ने धक्का दिया। और ये तो वही है जो रोज पार्क में औरतों को घूरता है, पकड़ो इसे। अरे भाई सुनो तो, मेरी बीवी है, मैं तो बस। तभी भीड़ में से एक महिला आगे आई। 50 के करीब उम्र, चेहरे पर समझदारी साफ झलकती थी। रुको रुको, पहले इसकी बात तो सुनो। क्या हुआ बेटा, बताओ। आंटी मैं बस इतना कह रहा था कि मेरी बीवी नई नई आई है दिल्ली में, गांव से है, घर से बाहर नहीं निकलती, डरती है। तो मैं चाहता था कि कोई उससे मिले, बातें करे, ताकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बस इतनी सी बात थी। महिला ने उसे ध्यान से सुना, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अरे बेटा तो यही बात पहले बोलते। चलो ठीक है, कल हम लोग आएंगे तुम्हारे घर, तुम बस घर पर रहना। अगले दिन दिलीप ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। बाहर से पनीर के पराठे, मिठाई और चाय का सामान मंगवाया। शालू किचन में खड़ी थी। कौन आ रहा है जी? बस पड़ोस की आंटियां है, मिलो इनसे, ठीक से बात करना। जी मुझसे नहीं होगा, मैं तो अंदर चली जाती हूँ। शालू तुम अगर अंदर चली गई तो सच में मैं तुम्हें ऑफिस ले जाऊंगा और कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दूंगा। शालू ने मुंह बनाया, लेकिन फिर रुक गई। थोड़ी देर में कल वाली आंटी आई, साथ में रत्ना, सुमन और कविता भी थी। आओ बेटे शालू, हम सब यही मोहल्ले में रहते हैं, घबराओ मत। शालू पहले दरवाजे की आड़ में खड़ी रही, फिर धीरे से निकली। अरे कितनी प्यारी बहू है, कहाँ की हो बेटा? जी उत्तर प्रदेश से। अरे हमारी रत्ना भी यूपी से, ये देखो एक ही घाट की हो तुम दोनों। हाँ बिल्कुल, और सुनो अगली बार अकेले बाजार जाना हो तो बताना, साथ चलेंगे। धीरे धीरे शालू खुलने लगी। चाय के कप खाली हुए, पराठे चटकारे से खाए गए और हंसी की आवाजें घर में गूंजने लगी। फिर तो जैसे घर बदल ही गया। कभी सुमन भिंडी की सब्जी देकर जाती, कभी कविता पूछती कि आज क्या बना। रत्ना ने तो शालू को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में भी बुलाया। शालू आना जरूर, बच्चा पूछ रहा था नई आंटी कब आएगी। जी आऊंगी। दिलीप ये सुनकर हैरान रह गया। अरे ये वही शालू है जो दरवाजे तक नहीं जाती थी। धीरे धीरे शालू खुद नीचे जाने लगी, पहले रत्ना के साथ, फिर अकेले भी। लेकिन दिलीप को पता था ये तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान अभी बाकी था। वो दिन भी याद था दिलीप को जब शालू ने पहली बार किताब उठाई थी। जी एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। मेरी पढ़ाई ना बीच में ही रह गई थी, 12वीं के बाद तो शादी हो गई, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, करने दोगे? दिलीप ने एक पल देखा उसे। वो शालू जो दरवाजे तक नहीं जाती थी आज पढ़ाई मांग रही थी। बिल्कुल करो, किसने रोका है। फिर शालू पढ़ने लगी। पहले ग्रेजुएशन, सुबह कॉलेज, शाम को किताबें। रत्ना की बेटी साथ जाती तो शालू भी निकल पड़ती। 2 साल में ग्रेजुएशन हुई तो बोली बीएड करनी है। अरे वाह, टीचर बनोगी? हाँ जी, बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे। करो करो, बिल्कुल करो।
बीएड भी हो गई और इसी के साथ शालू बदलती चली गई। सलवार कुर्ती की जगह अब कभी जींस तो कभी अच्छी साड़ी। बालों का स्टाइल बदला, बात करने का तरीका बदला। दिलीप देखता और मन ही मन मुस्कुराता, यार ये वही शालू है। लेकिन धीरे धीरे कुछ और भी बदला। जी वो मॉल में नई कलेक्शन आई है, चलोगे ना? अरे पिछले हफ्ते तो गए थे। वो अलग था, ये विंटर कलेक्शन है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुई। रोज कोई ना कोई पैकेट आता, कभी कुर्ता, कभी जूते, कभी किचन का कोई सामान जिसकी जरूरत भी नहीं होती थी। शालू, ये एयर फ्रायर किस लिए? अरे बहुत काम आता है, रत्ना के घर देखा था मैंने। और ये वाला जो पिछले महीने आया था? अरे वो अलग था। दिलीप ने सैलरी का हिसाब लगाया और सर पकड़ लिया। उसने माँ को फोन किया। माँ तूने कहा था पढ़ाओ, पढ़ा दिया। अब ये हर हफ्ते नए कपड़े, मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग, मेरी तनख्वाह कम पड़ने लगी है यार। बेटा ये तो होना ही था, जब दुनिया दिखती है ना तो मन करता है। लेकिन एक काम कर। क्या? नौकरी करवा दे से, बीएड हो गई है, स्कूल में लगवा दे। जब खुद कमाएगी ना तो पैसे की कदर खुद पता चल जाएगी। अभी तुम्हारा पैसा है तो लग रहा है पानी जैसा है। दिलीप रुका, फिर धीरे से बोला, माँ तू ना हमेशा सही समय पर सही बात कहती है। इसीलिए तो माँ हूं बेटा। शालू की नौकरी लगे अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि दिलीप को लगने लगा था कि घर में कुछ बदल गया है। पहले ऐसा था कि चाय कौन सी बनाऊं ये भी शालू पूछती थी। अब हाल ये था कि पड़ोस वाले अंकल के लड़के की फीस के लिए उसने खुद पैसे दे दिए। दिलीप को तो बाद में पता चला। शालू ये तुमने बिना पूछे कैसे कर दिया इतने पैसे? जी वो जरूरतमंद थे और मेरे पास थे तो दे दिए, इसमें पूछना क्या? मतलब अब घर के फैसले बिना बताए होने लगेंगे? आप ऑफिस में थे और वो रुक नहीं सकते थे तो मैंने सोचा और कर दिया। दिलीप का मुंह खुला रह गया। यही नहीं, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग का नया तरीका शालू ने खुद प्रिंसिपल को सुझाया और प्रिंसिपल ने मान भी लिया। घर में सोफा बदलना था, शालू ने खुद जाकर पसंद किया और बुक कराई। अरे यार ये वही शालू है जो आलू लेने नहीं जाती थी। रात को उसने माँ को फोन किया। माँ अब ये हर चीज खुद तय करने लगी है, मुझसे पूछती तक नहीं है। मुझे लग रहा है कि घर में मेरी जरूरत ही खत्म हो गई है। अरे बेटा ये रोना क्यों? पहले रोता था कि कुछ नहीं करती, अब रो रहा है खुद करती है। अरे माँ वो अलग था। कुछ अलग नहीं था, करने दे उसे। जो औरत खुद फैसले ले सकती है वो घर को आगे ले जाती है। तू बस साथ रह, रोक मत उसे। दिलीप चुप हो गया। मन में एक ही बात आई, माँ हर बार सही निकलती है तो इस बार भी सही ही होगी। शालू ने एक दिन अचानक बोला, सुनिए जी मुझे कार सीखनी है। कार? हाँ, रोज आप ऑफिस जाते हो तो बच्चों को बस से भेजना पड़ता है और बस के पैसे भी जाते हैं। अगर मुझे आना जाना आ जाए तो सब आसान हो जाएगा। दिलीप ने एक पल सोचा, फिर मन में आया, माँ की बात मानता रहा हूँ, गलत तो हुआ नहीं, इस बार भी नहीं रोकता। ठीक है, कल से ड्राइविंग स्कूल जाओ। 15 दिन में शालू ने बेसिक सीख लिया। 1 महीने में लाइसेंस आ गया और फिर शुरू हुआ नया दौर। सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर दिलीप को ऑफिस, शाम को बच्चों की एक्टिविटी क्लास, लौटते वक्त सब्जी और राशन। हफ्ते में एक बार बड़ा गल्ला भी शालू खुद उठा कर लाती। शालू यार तू तो पूरी सुपर वुमन बन गई है। अरे नहीं, बस टाइम मैनेज करना आ गया है। दिलीप शाम को घर आता तो खाना तैयार मिलता, बच्चे होमवर्क कर चुके होते, किचन साफ, सब्जी फ्रिज में। लंच ब्रेक था। ऑफिस की कैंटीन में 4-5 लोग एक साथ बैठे थे। दिलीप चुपचाप अपनी थाली लेकर बैठा और खाने लगा। तभी राकेश ने आह भरी, यार क्या बताऊं, कल रात 11 बजे तक रिपोर्ट बनाई और सुबह 6 बजे उठकर बच्चे का टिफिन भी मैंने ही बनाया। बीवी से होता नहीं और स्कूल बस की फीस इतनी है कि पूछ मत। 4000 महीना सिर्फ बस का। अरे तो 4000 पर हो रहा है। मेरे बच्चे की ट्यूशन अलग, बस अलग, ऊपर से स्विमिंग क्लास भी बंद करवानी पड़ी क्योंकि शाम को छोड़ने कौन जा। मैं ऑफिस में होता हूँ और बीवी अकेले 2 बच्चों को मैनेज कैसे करे? भाई मेरी बीवी तो बेचारी दिन भर घर में बंद रहती है। बाहर जाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन बच्चे छोटे हैं ना तो हो नहीं पाता। और मुझ पर घर का पूरा खर्च, गल्ला, दवाई, सब कुछ। यही तो यार, अकेले कमाओ, अकेले सोचो। बीवी नौकरी करे तो कुछ बोझ बटे, लेकिन बच्चों को कौन देखे? एक्टिविटी क्लास तो हम लोगों के बच्चे सोच भी नहीं सकते, वो तो अमीरों के चोंचले हैं। दिलीप चुपचाप सुनता रहा। खाने का निवाला मुंह में था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में एक एक चीज चलने लगी। सुबह शालू बच्चों को स्कूल छोड़ती है, उसे ऑफिस ड्रॉप करती है, शाम को एक्टिविटी क्लास, राशन, गल्ला, सब्जी।
और ऊपर से खुद स्कूल में पढ़ाती भी है। इन लोगों की बातें सुनकर लग रहा है कि मैं कितने आराम में हूँ। फिर अचानक माँ की आवाज कान में गूंजी, बहू गवार ही अच्छी थी बेटा। दिलीप के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे दिलीप, तू हंस क्यों रहा है? नहीं यार, बस ऐसे ही माँ की याद आ गई। लंच ब्रेक में दिलीप ने एक दिन दोस्तों से कह दिया, यार एक बात बोलूं, अपनी अपनी बीवी को ना आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, नौकरी करवाओ, कार सिखाओ, दुनिया से मिलवाओ। जब वो खुद मजबूत होगी तो घर अपने आप मजबूत हो जाएगा। दिलीप भाई, तू पागल हो गया है क्या? अरे जितना सिखाओ उतना सर पर चढ़ती है। हमारे तो पहले से बहुत बोलती है, और पढ़ा दिया तो फिर तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहा है राकेश। हमारे घर में तो माँ साफ कहती है, बहू जितनी सीधी हो उतना अच्छा। ज्यादा पढ़ी लिखी आई तो नाक में दम कर देगी। और यार, कार सिखाई फिर तो गई, जब चाहे निकल जाएगी, कोई हिस्सा भी नहीं रहेगा। तभी संजय का फोन आया। उसकी माँ थी। हाँ माँ बोलो। माँ की आवाज स्पीकर पर आई, बेटा सुन, बहू को ना ज्यादा मत सिखाना पढ़ाना, बहू गवार ही अच्छी है। समझी हुई बहू घर नहीं चलाती, घर चलाती है अच्छा गवार बहू। संजय ने फोन रखकर दिलीप को देखा। सुना ना, माँ ने भी यही कहा। दिलीप मुस्कुराया, चुप रहा। मन में सोचने लगा, इनकी माँ भी वही कह रही है जो मेरी माँ ने कहा था, लेकिन फर्क यह है कि मेरी माँ ने आगे भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था, बेटा बहू को गंवार रहने देना और बहू का गंवार रहना दो अलग बातें हैं। एक में तू कमजोर है और दूसरे में वो। शाम को दिलीप घर आया तो शालू किताबों में डूबी थी। प्रमोशन के लिए एग्जाम था। टेबल पर नोट्स बिखरे थे। चलो हटो, खाना मैं बना लेता हूँ। शालू ने ऊपर देखा, आप भी तो थके हुए हैं ना? और तुम पढ़ी हुई हो, पढ़ो, मैं देख लेता हूँ। शालू पढ़ती रही। दिलीप किचन में चला गया। रात को खाना खाते वक्त शालू ने अचानक कहा, ए जी, एक बात सोच रही थी। हाँ बोलो। गांव में जो सहेलियां थी ना मेरी, रेखा, सविता, मीना, वो सब वहीं रह गई, और जो यहाँ आई उनमें से कुछ के पतियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बोले कि पढ़ोगी तो बिगड़ोगी। आज उनकी जिंदगी वहीं की वहीं है, बच्चे, चूल्हा और चार दीवारी। और तुम? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, बच्चों को अच्छी जिंदगी दे रही हूँ, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने रोका नहीं। दिलीप ने एक पल उसे देखा। शालू एक बात बताऊं, जब तुम आई थी तो मैंने माँ को फोन करके कहा था कि गांव के गंवार लड़के से शादी क्यों करवाई। मुझे पता है। पता है? और माँ ने क्या कहा वो भी पता है। उन्होंने कहा था ना कि बहू गंवार ही अच्छी है। दिलीप हंसने लगा। लेकिन अब समझ में आया कि माँ का मतलब क्या था। उनका मतलब था कि कोरी स्लेट अच्छी होती है, जिस पर जो चाहो लिख दो। तुम वो स्लेट थी शालू। हमने मिलकर कुछ अच्छा लिखा। शालू की आंखें भर आई। और आपकी माँ ना सच में बहुत समझदार है। हर बार सही निकली। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन उस छोटे से घर में एक पूरी दुनिया आबाद थी। जो कभी डर से शुरू हुई थी, आज हौसले पर टिकी थी। और दिलीप को आज पक्का यकीन हो गया था, बहू गंवार ही अच्छी थी, क्योंकि उसने खुद को गढ़ा था। और एक इंसान जो खुद को गढ़ ले, वो पूरा घर रोशन कर देता है। आपको ले चलते हैं निकिता की जिंदगी में। निकिता, जिसके लिए जिंदगी सपनों की दुनिया जैसी थी, सास ससुर, बच्चे और पति के साथ भी। 6 बज गए। जानू, जानू उठो ना। हाँ बेबी, क्या हुआ? राज कहाँ है? रात में तुम उसे गोद में लेकर सुला रहे थे ना? मैं तो पहले ही सो गई थी। कहाँ सुला दिया तुमने उसे? सुबह के 6 बज रहे हैं, उसे स्कूल भेजना है। तभी कमरे के अंदर आता है स्कूल जाने के लिए तैयार राज। राज यहाँ है मम्मी। मैंने बहुत बार कोशिश की आपको उठाने की, आपके कान में अलार्म भी लगा दिया, पर ना आप उठे ना पापा, दोनों खर्राटे ले रहे थे। देख लो निकिता, आपके सुपुत्र ने देख लिया तो ये बात अब कमरे के बाहर भी जा सकती है कि तुम्हें खर्राटे लेने की आदत है। आई नो माई स्टार, सो डोंट वरी। चल राज, तू जल्दी से अपना बैग उठा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। निकिता नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही किचन में जाती है, भागती हुई उसकी पड़ोसन शैलजा वहां आती है। अरे यार निकिता, तेरे पास ब्रेड होगी क्या? ये मनु राशन वाला, इसे पता है न्यू सेशन शुरू हो गए हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, पर नहीं, इसे दुकान ही नहीं खोलनी। एक दिन देखना धंधा ऐसे ही बंद हो जाएगा इसका। आज तुम्हें भी टिफिन बनाने में देर हो गई। अब तू मेरी सास की तरह मुझसे कहानियां मत पूछ, ब्रेड दे दे मुझे। निकिता फ्रिज खोलती है। वहां ब्रेड की पैकेट तो थी, पर उसमें गिनकर 6 ही ब्रेड थे। ब्रेड तो इतने ही है।
इनसे तो मैं राज का टिफिन बनाने वाली थी, उसे ब्रेकफास्ट भी देना है, पर कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। मंटू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है, क्या फर्क पड़ता है। निकिता अपने बेटे के हिस्से का ब्रेड अपनी पड़ोसन को दे देती है। अब क्या करूं, इतनी जल्दी क्या बना कर दूं राज को, वैन आने में भी 10 मिनट ही है। निकिता फटाफट दूध गर्म करती है और बिस्किट के साथ अपने बेटे को परोस देती है। ब्रेड तो बबुआ खा लेता है, दूध के साथ ब्रेड दे देती, हम तो ऐसे भी आटे वाली ब्रेड मंगवाते हैं। वो मम्मी जी शैलजा आई थी तो मैंने उसे ब्रेड दे दिया। तुम ये दूध पी लो राज और बिस्कुट खा लो, ये बिस्किट भी हेल्दी और तुम्हारे स्कूल ड्रेसेस के पहले मैं आ जाऊंगी तुम्हारी टिफिन लेकर। डोंट वरी। लोगों की मदद करना अच्छा है बहू, पर अपने घर वालों की खुशी के सौदे पर नहीं। बाकी तुम समझदार हो। वृंदा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वैन आती है और निकिता राज को वैन में बिठा देती है। कुछ देर बाद अपनी नींद पूरी कर सोनू कमरे से बाहर आता है। एक काम कर बेटा, आज तो दुकान रहने दे। ओह गॉड, थैंक यू पापा। मुझे पता था, किसी को दिखे या ना दिखे, मेरी आंखों के नीचे के काले गड्ढे आपको जरूर दिखेंगे। बिल्कुल बेटा, और मैं तो कहता हूँ आज क्या कल भी, नहीं नहीं, 1-2 हफ्ते की तू दुकान से छुट्टी ले ही ले। ओ माय गॉड, थैंक यू पापा। क्या बताऊं, मेरे मन में यही चल रहा था कि थोड़ी छुट्टी पर चला जाऊं, पर काम के चक्कर में छुट्टी ले ही नहीं पा रहा था, और बोलता भी कैसे, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। 55 का तो मैं हो गया हूँ, 80 तक दुकान चलाऊंगा। उसके बाद जिस दिन शरीर नहीं उठा, उस दिन अगर तुझे लगे कि मेरी नींद पूरी हो गई है तो तू दुकान आ जाना। अपने पापा के कसे हुए तंज से सोनू मुंह बना लेता है। निकिता, मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता मेरा पैक कर देना, मैं दुकान पर जाकर ही नाश्ता कर लूंगा। इस घर में चैन ही नहीं है मुझे। ये हल्की फुल्की नोक झोंक ही तो मेरे घर को घर बनाती है। थू 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 थू, नजर ना लगे। सोनू फटाफट नहाने जाता है और निकिता सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देती है। ब्रेकफास्ट खाकर सोनू अपनी बाइक निकालता है, पर जैसे ही बाइक की चाबी घुमाता है, बाइक ऑन तो होती है पर आगे नहीं बढ़ती। सिर्फ किक करने से नहीं होगा ना बेटा, गाड़ी में तेल भी तो होना चाहिए। तेल का कांटा तो गिरने पड़ा है, अगर नीचे से सपोर्ट हटा दिया जाए ना तो कांटा बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा। अरे हाँ मम्मी, कांटा तो मैंने देखा ही नहीं, और ये बाइक की तेल कैसे खत्म हो गई। मैं तो रात को दुकान से लौटते वक्त ही टंकी फुल करवा कर आया था मम्मी। और उसके बाद आया था राहुल तेरी बाइक की चाबी मांगने, और ये तो पूरा मोहल्ला जानता है कि तेरी बीवी तो भंडारा चलाती है। किसी ने मांगा और उसने हाथ उठाकर दे दिया। पिछले जन्म में जरूर दानवीर कर्ण के खानदान की होगी। वृंदा ने तो पड़ोसी धर्म निभाया मम्मी, पर ये तो पड़ोसियों ने हद कर दी है। इतनी क्या भीख मंगाई, और ये क्या, मेरी बाइक लेकर खंडाला चला गया था क्या? एकदम जीरो पर पेट्रोल आकर आया है। मैं जा रहा हूँ, मैं भी उसी की स्कूटी लेकर जाऊंगा। हद भिखारी है। ये थी दानवीर निकिता, जिसके मुंह से किसी की मदद के लिए कभी ना निकलती ही नहीं थी। रात को सोनू और मुकेश ऋषा की दुकान से वापस लौट रहे थे। तेरी बाइक की चाबी दी तो समझ ही आता है, मेरी गाड़ी की चाबी किसे दे दी बहू ने? बताओ, इतने बड़े दुकान के मालिक को ऑटो रिक्शा में घर लौटना पड़ रहा है, वो भी हाथ में इतना कैश लेकर। अगर किसी को भी भनक लग जाए ना तो रातों रात डकैती पड़ जाए घर पर। नहीं पापा, हम दोनों ऑटो रिक्शा में हैं। ऑटो रिक्शा में कौन 20 लाख 25 लाख लेकर बैठता है? किसी को शक नहीं होगा, डोंट वरी। और वैसे भी मैंने तो दुकान के स्टाफ के कपड़े पहन रखे हैं, और आपके चेहरे पर बुढ़ापा झलकता ही है। कोई दिक्कत नहीं होगी पापा, बस एक बार घर पहुंच जाऊं, फिर अच्छे से मैं आपकी बहू से इस बारे में बात करूंगा। ज्यादा दान करना है तो हर शनिवार और रविवार मंदिर के बाहर जाकर दान कर दे। जिस तरह वो घर की चीजों को दान करती जा रही है, वो एक दिन हम रोड पर मिलेंगे। सोनू और मुकेश घर लौटते हैं और हॉल में बैठे राज को फूट फूट कर रोता हुआ देखते हैं। मैंने बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया था पापा, माँ ने पिंकी आंटी को दे दिया उनकी बेटी के लिए। उसके स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिशन है, तो मेरे स्कूल में भी तो है। आई नो शेयरिंग इज गुड, बट मैं ही क्यों हमेशा शेयर करूं? सामने वाले की अगर हम मदद करते रहे बेटा, और वो हमारी मदद ना करे, तो समझ जाना चाहिए कि हमें अब रुकना होगा। आज सुबह मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुम्हारी मम्मी ने बगल वाले राहुल चाचा को मेरी बाइक दे दी, पर जब मैंने उनसे उनकी स्कूटी मांगी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे काम पर जाना था। ऐसे भी मेरा टिफिन शैलजा आंटी के बेटे को दे दिया था मम्मी ने, और वही टिफिन जब मैंने उनसे स्कूल में शेयर करने को बोला तो उसने मना कर दी।
लगता है तुम्हारी मम्मी ने कुछ ज्यादा ही मोरल साइंस की किताबें पढ़ ली है। पर तुम अब फिक्र मत करो, पापा सब ठीक कर देंगे। चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर पिंकी आंटी के घर से तुम्हारे वो प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ। उनकी बेटी ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो मेरा बेटा क्यों सफर करे। सोनू बिना देर किए राज को लेकर पिंकी के घर निकल जाता है और जैसे ही वो पिंकी के दरवाजे पर पहुंचता है, पापा, ये रही दादू की गाड़ी। मम्मी ने पिंकी आंटी को दादू की गाड़ी दे दी। अरे सोनू तुम, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। अब पिंकी हमारे साथ ही रहने आ रही है। अच्छा, हेलो पिंकी जी। आपके हस्बैंड किसी बिजनेस ट्रिप के लिए गए होंगे। सही बात है, इतनी छोटी बच्ची को लेकर अकेले रहने में दिक्कत तो हो जाएगी। सोनू ये क्या सवाल पूछ रहे हो तुम? हस्बैंड कहाँ गए, तुम्हें उससे क्या? पिंकी हमारे साथ आ रही है, दैट्स इट। आई एम सॉरी पिंकी, तुम चलो। अपने ससुर जी की गाड़ी में पिंकी के साथ उसकी बेटी का सामान रखवाते हुए निकिता राज और सोनू के साथ वापस घर लौट आती है। फिर रात का डिनर सभी मिलकर एक साथ करते हैं। अब स्माइल कर दो पिंकी, तुम्हें ना अपने हस्बैंड को दिखा देना है कि तुम उसकी गुलाम नहीं हो। तुम्हारे लिए बहुत लोग खड़े हैं। जब उसे लगेगा कि तुम उसके बिना भी खुश हो तो वो अपने आप लाइन पर आ जाएगा, ट्रस्ट मी। वो तो ठीक है बहू, पर किसी का घर इस तरह से तोड़ना सही नहीं है। मियाँ बीवी के बीच में तो अनबन हो जाती है, और पिंकी की तो कई बार हुई है। दोनों की एक बच्ची भी है। मिनी पर इस सब का क्या असर पड़ेगा? निकिता घर नहीं तोड़ रही आंटी जी, घर जोड़ रही है। किसी बहन की तरह एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हम, पर आज जब मेरी सगी बहन ने मुझे अपने घर पर रखने से मना कर दिया, निकिता ने मुझे सहारा दिया। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगी निकिता। पिंकी को निकिता के घर पर रहते हुए पूरे 1 हफ्ते हो चुके थे। एक शाम, मिनी, तुमने मेरी क्लास वर्क कॉपी में स्केचिंग क्यों कर दी? तुम्हारे पास अपनी ड्राइंग कॉपी है तो? हाँ तो तुम भी तो मेरे भाई हो ना, कर दी स्केचिंग तो कर दी। अच्छा बाबा, अब मुंह मत बनाओ। जब ये घर हमारा हो जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी नहीं। ओके, अब मुस्कुराओ। मैं भी दादी को जाकर सब बता दूंगा। हाँ। राज गुस्से में अपनी दादी के कमरे की तरफ जा ही रहा होता है कि निकिता उसे पकड़ लेती है। किसकी चुगली करने जा रहे हो दादी से? मिनी की। छी राज, तुम मिनी की शिकायत करने जा रहे हो। वो तुम्हारी बहन जैसी है ना राज। और सुन लो, आज के बाद मैंने कभी देखा कि तुम मिनी की चुगली किसी से कर रहे हो तो बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगी मैं तुम्हें। अरे रे रे निकिता, ये राज को कैसे डांट रही हो तुम? मैं अभी जाकर मिनी को थप्पड़ लगाती हूँ। इतनी ड्राइंग कॉपीज दे दी हैं, पर उसे राज की कॉपी ही खराब करनी होती है। आओ राज, मेरे पास आओ। पिंकी राज को अपनी गोद में उठाती है और कमरे में ले जाती है। निकिता बहुत गलत कर रही है बेटा, मुझे तो इस घर में आना भी नहीं था। पता नहीं वो मुझे यहाँ क्यों ले आई और मिनी को तुम्हारे कमरे में रहने को क्यों बोला। तुम्हारे पापा को ही देख लो, उन्हें बाहर कमरे में सोना पड़ता है। तुम्हारी माँ ना बिल्कुल पागल है। अच्छा, कौन सी कॉपीज तुम्हारी खराब की मिनी ने? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ जाकर नई कॉपीज ले आऊंगी। पिंकी राज के साथ बाजार जाकर उसे नए कपड़े दिलाती है, नए टॉयज और नई कॉपीज दिलवा कर घर ले आती है। रात को खाने के वक्त, आज तो खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। इतना कुछ बना लिया निकिता ने, लगता है इसीलिए थक कर सो गई। और ये मेरी फेवरेट पापड़ की सब्जी, बोलते बोलते हार गया था मैं तो, पर कोई बनाता ही नहीं था। ये भी आज नसीब हुई। आज कुछ तो खास है। थैंक यू पापा जी, मेरा मतलब है अंकल जी। वो क्या है कि निकिता रोज रोज एक ही काम कर करके बोर हो गई है, और अगर घर की गृहिणी कुड़ कर खाना बनाए तो खाने में उसकी नेगेटिविटी जाती है। इसलिए मैंने उसे कहा कि वो आराम कर ले, कुछ दिन खाना मैं बना लूंगी। वैसे भी आप लोगों के कितने एहसान है मुझ पर, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और छोटी माँ ने मेरे लिए पिज्ज़ा भी बनाया है। दादी, कितना टेस्टी पिज्ज़ा है और हेल्दी भी। सभी को डिनर करवाने के बाद पिंकी वृंदा के कमरे में दूध लेकर जाती है। ये क्या लेकर आई है बेटा तू? वैसे अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी थी। वो तेरे पति से बात हुई क्या तेरी? क्या कह रहा था वो? छोड़िए ना आंटी जी, अब तो लगता है मुझे अपनी बेटी को अकेले ही पालना पड़ेगा। मेरी किस्मत में आप लोगों जैसा ससुराल नहीं है ना। निकिता तो धन्य है। मेरी सास पूरी कोशिश करती थी कि मेरा पति मुझे डिवोर्स दे दे, और आखिर में वो तैयार हो ही गया। खैर, मैं किसी सहानुभूति के लिए नहीं, बस ये दूध लेकर आई थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज, अरे यार पिंकी, तू तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। तेरे ससुराल में काम का ही तो कलेश था ना। तेरी सास तुझे काम के लिए बोलती थी, इसलिए तो तू उनसे अलग हुई थी। फिर जीजू के साथ भी वही सब हुआ। सुबह टिफिन बनाने के लिए तुझे उठना पड़ता था, तो यहाँ तो कोई लोड ही नहीं है, फिर क्यों करती है काम? मुझे तो लग रहा है अब तुझे काम करने की ना आदत हो गई है, तो अब तुझे तेरे ससुराल वालों के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही तेरे पति के साथ। तेरा घर पूरा हो गया फाइनली। नहीं यार निकिता,
वो मैंने तुझे झूठ कहा था अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। तुझे क्या लगता है मेरे ससुराल वालों से मैं बस कामकाज के कारण अलग हुई होंगी? मेरे सास ससुर मुझसे दहेज मांगते थे और मेरा पति पीकर मुझ पर हाथ उठाता था, वरना काम का क्या है? मैं तो लोगों के काम करके चलने वालों में से हूँ। कामचोर होती तो यहाँ भी काम क्यों करती? मुझे तो बस डिवोर्स मिल जाए उस आदमी से और मैं कहीं किराए के घर पर चली जाऊं। बहन बोलती है और किराए के घर की बात करती है। तू यहीं रहेगी, मैं तेरे साथ हूँ। रो मत। एक बार तेरा डिवोर्स हो जाए उसके बाद अच्छा लड़का देखकर तेरी दूसरी शादी होगी और इसी घर से होगी। भंडारे में अपने ससुराल का दरवाजा अपनी सहेली के लिए खोल बैठी निकिता को ये पता ही नहीं था कि पिंकी अंदर ही अंदर उसका घर उजाड़ रही थी। पापा जी तुम्हें कमरे में बुला रहे थे। तुम जब पापा जी को पापा जी कहती हो ना, कसम से बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। जरूर किसी पार्टी के पैसे लेकर आए होंगे। ये रविवार को बैंक बंद रहती है ना, तो बड़ा टेंशन हो जाता है। पैसे छुपा कर रखने पड़ते हैं, वरना किसी के हाथ लग गए तो तुम जानती हो 2 मिनट लगेंगे पैसों पर हाथ साफ करने में नौकरों को। पिंकी जानती थी कि अब उसे क्या करना है। जो पैसे मुकेश निकिता को देता है, पिंकी उसे चुरा लेती है। अगली सुबह। वो जो आटे की गोली मैंने तुम्हें दी थी बहू, वो सही से तो रखी है ना तुमने? जी पापा जी। उन पैसों में से जरा 1 लाख रुपया लाना निकिता, पापा को काम है। अभी लाई। निकिता अपने कमरे में जाती है और सेफ ओपन करती है। वहां पैसे होते ही नहीं। निकिता बाहर आकर सभी को ये बात बताती है। वही हुआ जिसका डर था। तुझे कितना समझाती थी मैं बहू कि बाहरी लोगों को सीधा बेडरूम में मत ले जाया कर, पर तुझे तो सभी से रिश्ते निभाने थे। कभी कोई तो कभी कोई, दूध वाले की लुगाई हो या प्लम्बर वाले की बहन तक, जिसे देखो सीधे घर दिखाने लगती थी। 20 लाख की चोरी हुई है, 20 लाख की। पड़ गई शांति तुझे कि अब और भी कुछ करवाना बाकी है? पर सोनू। पिंकी ने मुझे कहा था कि निकिता के हाथों में पैसे मत देना, वो संभाल नहीं पाएगी। पर आपको तो अपनी बहू को एक मौका देना था। दे दिया पापा, खुश हो गए आप। अब तो मुझे पूरा यकीन है मम्मी पैसे चोरी नहीं हुए हैं, निकिता ने किसी को अपने दरिया दिली में पैसे दे दिए हैं। इन पैसों का बिल भी कच्चा था। पुलिस स्टेशन पर जाकर केस भी नहीं कर सकता मैं। हम तो हर तरफ से फंस गए। सुबह एक पार्टी आएगी, उनको पैसे देने हैं। एक काम कर बहू, तू कटोरा लेकर हम सबको सड़क पर बैठा दे। किसे पैसे बांट कर आ गई बहू, जा मांग कर आ। जैसे मांगने गई तो पैसे लौटा ही देंगे वो लोग। क्या पापा आप भी ना, हमारे घर के सिलेंडर में यहाँ पड़ोसियों का खाना बन रहा है, पर अगर उनसे 2 रोटी एक्स्ट्रा हमारे लिए बनाने बोल दूं तो उनके मुंह सूज जाएंगे। यहाँ कोई रिटर्न में मदद नहीं करने आता। पर आपकी बहुत ज्यादा दरिया दिल है, तो क्या कर सकते हैं, पैसे तो गए। निकिता पूरी तरह शॉक में थी, क्योंकि इस बार उसने सच में किसी को पैसे नहीं दिए थे। पर इससे ज्यादा शौक उसे किसी और बात का था। पिंकी ने सोनू को मना किया था मुझे पैसे देने के लिए, पर क्यों? ये मेरा घर है, मैं गृहिणी हूँ इस घर की। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे तो मैं अपनी बहन मानकर यहाँ लेकर आई थी। निकिता रोते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ रही होती है और अपने बेडरूम में सोनू के पास पिंकी को बैठे देख लेती है। आप परेशान मत होइए जी, 20 लाख की बात है ना, मैं अब कैसे भी करके अरेंज कर लूंगी। अब गलती तो कर ही चुके हैं आप निकिता पर भरोसा करके। वैसे बात सिर्फ 20 लाख रुपए की नहीं, राज के भविष्य की भी है। क्या आपको लगता है उसकी माँ को उसकी फिक्र है? मैं तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपना घर छोड़कर आ गई और निकिता अपना बसा बसाया घर भंडारे में देने को तैयार है। ये कहते हुए पिंकी सोनू के हाथ पर हाथ रख देती है और बस यहाँ निकिता के सब्र का बांध टूट जाता है। चल उठ। ये क्या बदतमीजी है निकिता? अबे उठेगी कि कान के नीचे बजाती हुई निकालू तुझे, सांपिन कहीं की। कीड़े पड़ेंगे तुझे। तेरा घर? अरे नहीं, तेरा घर तो खुद टूटा पड़ा है। घर टूटने का श्राप भी तुझे क्या ही दूं मैं। तभी राज वहां आता है। मम्मा आप ये क्या कर रही हो? आप तो कहती थी कि मेहमान भगवान होते हैं। कहती थी बेटा, पर मैं खुद भूल गई थी। इसी तरह राम जी के युग में भी सीता जी को छलने रावण आ गया था, तो ये तो कलयुग है। आज का जमाना ऐसा है कि 4 पैर वालों की मदद कर दो, पर 2 पैरों वालों की नहीं। निकिता पिंकी से गायब हुए वो 20 लाख रुपए भी निकलवा लेती है और उसे घर से निकाल भी फेंकती है।